अमेरिका ही सेटल हो गए थे, फिर अभी कोई 4-5 साल से वो इधर दिल्ली आ गए, सरदार शहर में रहने लगे। पूरे समय नहीं रहते हैं, तो उनकी एक कल्पना है कि एक कोई इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हार्मोनी बनाई जाए, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई अभी तक। अभी केवल उसका ब्रोशर बना है, एक वेबसाइट बनी है, कुछ एडवाइजरी बोर्ड में नाम वाम डाल दिए। सबका नाम, मेरा भी नाम होगा उसमें, लेकिन अभी उसमें कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है। जब तक उसमें एडमिशन नहीं हो, फैकल्टी नहीं हो, ये नहीं हो, तब तक क्या है। और कोई पर्पस से पूछना हो तो बताइए कुछ और। नहीं, मतलब वही जानना था कि वो क्या चल रहा है, मतलब शायद कोई कोर्सेज होगा वो हार्मोनी। कोर्सेज वो डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी तक डेवलप हो नहीं पाया है कोर्स, और एडमिशन भी अभी कोई एडमिशन नहीं। ये जो आस्वादन और स्वागत, आस्वादन क्रिया इंद्रियों के माध्यम से होती है ना, तो जो इंद्रियों से जो प्रभाव ग्रहण करता है मन, है ना, उसका नाम आस्वादन की क्रिया। आस्वादन क्रिया, स्वागत क्रिया का मतलब है आत्मा से जो प्रेरणा ग्रहण करती है बुद्धि, बुद्धि से जो प्रेरणा ग्रहण करता है चित्त, चित्त से जो प्रेरणा ग्रहण करती है वृत्ति, वृत्ति से मन, फिर मन से आगे का क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार, इसका नाम है स्वागत क्रिया। और जब इंद्रियों के माध्यम से हम भौतिक रासायनिक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उसका जो प्रभाव आता है उसका नाम आस्वादन क्रिया। इसका जो ये काफी एक प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट अभ्यास लगता है। ये तो आपने थ्योरी कहा वो सही है। हाँ, कि मैं क्या देख रहा था कि हर जो क्रिया है उसका आप आस्वादन लेकर के उसमें लगे रह सकते हैं। और दूसरा है कि उसके अंदर में से अगर आप नियम न्याय को अगर देखते हैं तो ये जो क्रिया है वो समझ की दिशा में चेतना विकास में आगे बढ़ सकती है। तो दोनों अंकुर हैं उसके अंदर में, ये दोनों अंकुर हर क्रिया के अंदर में रहते हैं। तो उस हिसाब से ये काफी एक महत्वपूर्ण अभ्यास लगा कि हम कैसे आस्वादन की जगह उसको स्वागत भाव की दिशा में चले जाएं। उसी स्वागत भाव को समझ रहे ना। तो स्वागत भाव का मतलब ही है कि जो न्याय धर्म सत्य है, नियम नियंत्रण संतुलन है, ज्ञान विवेक विज्ञान है ना, इससे प्रेरणा ग्रहण करना है। ये जो, और ये सहअस्तित्व में ही प्रकट है, सहअस्तित्व में ही स्पष्ट होता है। तो इनसे प्रेरणा ग्रहण करना है, उसका नाम स्वागत भाव। व्यवहार को तय करना है, कार्य को तय करना। जैसे अभी जो कार्य है वो प्रियहित लाभ के आधार पर है, ज़्यादातर जो काम दिखता है ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्शन है। कंज्यूमरिस्टिक जो है वो व्यापार है, बिजनेस है, और उसमें प्रॉफिट का है ही मामला है ना। तो उसकी जगह नियम के साथ हो जाए, लाभ हानि मुक्त हो जाए, उसी के लिए तो व्यवस्था है। तो स्वागत भाव ही प्रमाणित होने के अर्थ में व्यवस्था है। केवल शरीर के आधार पर जीने का जो कार्यक्रम है उसमें द्वंद्व ही है। जैसे कल एक बात बताई थी ना कि जो प्रियहित लाभ यानी शरीर सापेक्ष विचार के आधार पर संप्रदाय बनता है, वैसे ही स्वयं को शरीर मानने के आधार पर यदि शिक्षा और व्यवस्था को देखते हैं तो व्यवस्था शरीर में इंद्रिय तृप्ति के कार्यक्रम के अर्थ में ही रहती है।
व्यवस्था। उत्पादन भी उसी अर्थ में होता है। तो उत्पादन गुणवत्ता के अर्थ में नहीं है, उत्पादन स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है, उत्पादन शरीर के पोषण के अर्थ में नहीं है, है ना। तो शरीर के पोषण के अर्थ में उत्पादन हो जाए, शरीर के पोषण के अर्थ में, गुणवत्ता के अर्थ में उत्पादन हो जाए, है ना, और प्राकृतिक नियमों के अर्थ में हो जाए, आवर्तनशील विधि से हो जाए, है ना, तभी वो इसको कहेंगे हम नियम पूर्ण उत्पादन है। फिर उत्पादन प्रणालियों में न्याय आ जाए, उत्पादन प्रणालियों में, उत्पादन में न्याय। अभी उत्पादन में न्याय नहीं है, क्योंकि जो किसान है वो तो श्रम करता नहीं, श्रम तो जो है ना खेती हर मजदूर करता है। ज़्यादातर मामलों में खेती हर मजदूर ही श्रम करते हैं ना, किसान तो जो है केवल ज़मीन की होल्डिंग्स रहती है उसके पास अपने। तो इसलिए जो श्रम करने वाला है उसका उत्पादन पे अधिकार नहीं है, और जिसका ज़मीन पे अधिकार है वो किसान कहलाता है बस। तो इसलिए वहाँ न्याय नहीं है। न्याय नहीं होने के कारण से विरोध है, या अमीरी गरीबी है। तो अमीरी गरीबी जो है वो कोई भी सामाजिकता का लक्षण नहीं। तो सामाजिकता तभी आ सकती है जब समाज समृद्ध होता है। तो समाज की समृद्धि के लिए व्यवस्था को डिज़ाइन करना, समाज की समृद्धि के लिए, समाधान समृद्धि के लिए शिक्षा को डिज़ाइन करना, व्यवस्था को डिज़ाइन करना, है ना, वही जिसको अपन 10 सोपानी व्यवस्था कहते हैं। 10 सोपानी व्यवस्था में ही जो है अनुभव का प्रमाण है, ऐसा उससे कम में अनुभव का प्रमाण ही नहीं। वही उत्पादन, व्यवहार और विचार की उपादेयता अनुभव की आशा आकांक्षा में ही है, ऐसा लिखा हुआ है जो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें लिखा है कि मानव अपने से कम विकसित के साथ उत्पादन करता है। तो मानव से कम विकसित जो है वो प्रकृति है, जड़ प्रकृति है ना। तो जड़ प्रकृति के साथ उत्पादन है। चैतन्य प्रकृति यानी अपने समान जैसे दूसरे मानव के साथ व्यवहार है, और अपने से जो श्रेष्ठ है उसके साथ सानिध्यता, व्यापकता में अनुभव है। ऐसा अंतिम जो बात लिखी थी। अगला शुरू करें अध्याय 3। अध्याय 3। श्रम का शोभ ही विश्राम की तृषा है, ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है, प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया समूह ही विराट है, इकाइयाँ विकास के अंतरांतर वैविध्यता से रहित नहीं है। असंख्य विविधता का समूह ही विराट है, विराट ही प्रकृति है। ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है। यह अभी अपन ने ये देखा था यहाँ दोनों का अंतर। तो जो चैतन्य, जड़ चैतन्य क्रिया समूह ही विराट है, और इकाइयों में वैविध्यता है। ये वैविध्यता सहित ही ये समूह ही विराट है ना, विराट ही प्रकृति है। और ब्रह्म जो है व्यापक और स्थिर है, और इस ब्रह्म में ना कोई तरंग है, ना कंपन है, ना स्पंदन है, ना गति है। ऐसा यह पारगामी है, यह अपरिणामी है। यह आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है, अतः इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। ठीक, ये भी ठीक है, स्पष्ट है।
सत्ता में समाहित अनंत क्रियाएं गतिशील, स्पंदनशील, कंपनशील और तरंगित पाई जाती हैं, जिसके फल स्वरूप परिणाम परिपाक पूर्वक प्रकृति 4 अवस्थाओं में प्रकट है। प्रत्येक ठीक है, ये भी स्पष्ट है ना। हाँ। क्योंकि इसका कोई आकार प्रकार है ही नहीं है ना, इसलिए इसमें संकल्प विकल्प नहीं। संकल्प विकल्प में क्या है, जैसे ये एक वस्तु है, इसको सामने से देख लें, पीछे से देख लें, उल्टा देख लें, ये विकल्प है ना, ऑप्शन है। परंतु इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये जैसा है वैसा ही है। संकल्प विकल्प जो है वो जड़ चैतन्य प्रकृति में है ना, चैतन्य प्रकृति में ही है संकल्प विकल्प। संकल्प कहने में क्या मतलब, विकल्प तो समझेगी ऐसे वैसे हैं? संकल्प का मतलब निश्चय की निरंतरता। हाँ, विकल्प का मतलब अलग अलग दृष्टि से देखने, जैसे भौतिकवाद, आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद, ये 3 विकल्प हैं। भौतिकवादी दृष्टि से क्रिया को देखना, या आदर्शवादी से देखना, या सहअस्तित्ववादी से देखना, है ना। तो हमारे पास 3 विकल्प हैं। आगे पढ़ो। आगे प्रत्येक क्रिया सीमित सत्ता में संपृक्त और अतः ब्रह्म परिणामादि क्रिया का कारण नहीं है। क्रिया समूह ब्रह्म में ही संपृक्त है। यह निर्णय ज्ञान अवस्था सहज इकाइयों में सहज है। ब्रह्म संकल्प विकल्पादि क्रिया नहीं है। ब्रह्म क्रिया होने का वर्तमान में कोई पुष्टि या प्रमाण नहीं है। यह व्यापक रूप में होना पुष्टि प्रमाण उपलब्ध है। ये भी स्पष्ट है। डाउट हो तो पूछिए, तो पढ़ते रहो। अनुभव वर्तमान में ही प्रतिष्ठित है। भूत और भविष्य केवल अनुमान में है। अनुमान साधार व निराधार के भेद से गण्य है, जो स्पष्टता तथा अस्पष्टता को प्रकट करता है। नियम, प्रक्रिया, लक्षण सहित स्पष्ट है, ये समझ में आ गया। भूत और भविष्य ठीक है, अनुमान है, लेकिन भूत कैसे अनुमान है? विगत का पीछे कोई घटना हुई है, कैसे हुई होगी, अनुमान ही तो लगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था आपको, है ना, कि जंगल में जानवरों ने डंडे से जानवरों को, आदमी ने डंडे से जानवरों को नियंत्रित किया। तो ये भूतकाल में जाके अनुमान लगाया, उसी से दंड संहिताएं विकसित हुई होंगी, है ना। हाँ, अभी हाँ, अभी आपको भूख लगी है तो अनुमान लगा लेंगे कि आप खाना खा के आए। अगर आप कहते हैं भूख लगी है तो हम कहेंगे कि अनुमान, आपने खाना नहीं खाया लंच में। तो है ना, निकट का भी और दूर का भी अनुमान लगाया जा सकता है भूतकाल में, है ना। कोई भी चीज का अनुमान लगा सकते। अनुमान विधि से ही तो हम लोग सारा विचार करते हैं। क्यों नहीं है आपके लिए? अभी जो वर्तमान जो है ना आपका, उसमें कोई घटना घटती है तो आप अपना भूतकाल का अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लो आज अभी पेट खराब हो जाए आप, तो आप अनुमान लगा लेंगे कल ये खाया था, शायद इससे हुआ होगा। नहीं लगाए?
है ना। बेसलेस, बेसलेस जो है वो भ्रमित कल्पना है। बेसलेस जैसे स्वप्न जो है आधारहीन कल्पना है। कई लोग बेसिर पैर का अनुमान लगाते हैं ना, ऐसा और कुछ होता है जो कारण के साथ, कार्य के साथ, तर्क के साथ अनुमान लगाते हैं, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। और कुछ हो तो बताइए, आपको कुछ। हाँ, भूत और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, इसीलिए केवल अनुमान में ही होता भूत और भविष्य। भूत और भविष्य अनुमान में ही होता है, वर्तमान में नहीं होता। अनुमान में हो सकता है, नहीं तो निराधार अनुमान है तो नहीं होगा ना। तो जो जिसको हम जीना कहते हैं वो वर्तमान ही है। जो भी वर्तमान है वो भूतकाल के वर्तमान के कारण से वर्तमान है ना। भूतकाल में जो वर्तमान था वही आज के वर्तमान का आधार है। अभी जो हम कर रहे हैं वो भविष्य का आधार है ना, ऐसा। लेकिन जब भविष्य क्या चीज़ है, भविष्य उस समय का वर्तमान होगा, है ना, ऐसे ही भाषा में। तो जो जिसको अपन जीना कहते हैं वो वर्तमान क्रिया है। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हम ध्यान आदि की क्रियाएं करते हैं ना, वो वर्तमान की नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वर्तमान में जब हम ध्यान करते हैं तो पूर्व स्मृतियों का ही ध्यान करते हैं। जब आप आंख बंद करके अपने अंदर में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? जो आपकी मेमोरीज हैं, है ना। मेमोरीज क्या चीज़ है? पास्ट की ही रहती। वर्तमान की कोई मेमोरी होती है? पास्ट की मेमोरी रहती है ना, इसको हम लोग याददाश्त कहते हैं। तो इसलिए ध्यान जो है वो पास्ट से जोड़ता है, वर्तमान से नहीं जोड़ता। तो जब तक हम पास्ट से मुक्त नहीं होते तब तक वर्तमान में ध्यान नहीं हो सकता। अच्छा, वर्तमान में ध्यान के लिए क्या चीज़ जरूरी है? तो जो संबंध की स्वीकृति है, ज्ञान की स्वीकृति है, नियम की स्वीकृति है, स्वीकृति ही वर्तमान होता है। अभी जो स्वीकार है, इस क्षण में जो स्वीकार है ना, वही वर्तमान होता है। तो इसलिए जो स्वीकृतियां हैं वो वर्तमान होता है, और जो स्मृतियां हैं वो भूत है ना। तो स्वीकृतियों के साथ जीना ही वर्तमान है। पतंजलि कह रहे हैं स्मृति चित्त की वृत्ति है। तो जब तक स्मृतियों का निरोध नहीं होता है तब तक ध्यान शुरू ही नहीं होगा, वर्तमान में नहीं आ पाएंगे। स्मृतियों का निरोध करना पड़ेगा, है ना। समझ में? फिर उन्होंने विपर्याय को भी चित्त की वृत्ति बोला। विपर्याय वो चित्त की वृत्ति है। विपर्याय मतलब जो है नहीं उसको स्मृति में रख लिया है, मान के। वस्तु जैसी नहीं है उसको मान के, वैसा मान के स्मृति में रखा हुआ है, जिसको हम लोग मान्यताएं कहते हैं ना। जो जैसा नहीं है उससे भिन्न उसको मान लिया है, और मान के उसको मेमोरी में रखे हुए, वो विपर्याय है। मिथ्या जिसको बोलते हैं ना, विपर्याय ही मिथ्या है। तो ध्यान के लिए जरूरी है कि विपर्याय से और स्मृति से मुक्त हुआ जाए। अब स्मृति से मुक्त हो तो फिर जीना बंद हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा स्मृति को नष्ट कर दो।
तो स्मृतियों को दग्ध कर दो, ऐसा ध्यान की पद्धति है। जैन परंपरा में उसी को कर्म को दग्ध करना बोलते हैं ना, जैन जो ध्यान पद्धति है। तो एक एक स्मृति आती है, उसको दग्ध करते जाते हैं, धीरे धीरे विस्मृत होते होते स्मृति शून्य हो जाते हैं ना, ऐसा है। स्मृति शून्य हो जाएंगे, जिएंगे कैसे? तो फिर जीने का कोई कार्यक्रम निकलता नहीं। ध्यान पद्धति जीने के लिए वर्तमान के प्रति स्वीकृत होना पड़ता, और वर्तमान के प्रति स्वीकृत होने के लिए भविष्य का अनुमान, अभी हमको आगे जीना है, जो वर्तमान में हम जी नहीं पा रहे हैं उसको भविष्य में जीना है। तो वर्तमान में तैयारी होती है जीने की, जो भविष्य का अनुमान है ना। भूतकाल की समीक्षा होती, भूतकाल की समीक्षा पूर्वक हम भूतकाल से मुक्त होते हैं, मान्यताओं की, गलतियों की, है ना, उसकी समीक्षा पूर्वक उससे मुक्त होते हैं। भविष्य में व्यवस्था में जीना है उसका अनुमान लगाते हैं, है ना। तो इसलिए वर्तमान में हम तीनों, वर्तमान जो है वो अनुमान के साथ ही होता है, ऐसा। और जिसको वर्तमान में जीना कहते हैं, जैसे जागृति के बाद केवल वर्तमान में जीना होता है, तो जो संबंध स्वीकृत है उसके साथ जीना, और वो जीना निरंतरता के अर्थ में, इसलिए निरंतर वर्तमानता में जीना बनता है। समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े अपन। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया है? हाँ, समीक्षा रहती, हाँ, समीक्षा भी स्वीकृति है ना। निरर्थकता की समीक्षा हो गई, वो एक स्वीकृति है, ये निरर्थक है, ये स्वीकार है, समीक्षा रहती। विरोध नहीं रहता, द्वेष भाव नहीं रहता, समीक्षा हो गई, है ना, ऐसा रहता। अपनी गलतियों की समीक्षा के बाद गलती की पीड़ा नहीं रहती। जब तक हम गलती को सही माने रहते हैं तब तक गलती पीड़ित करती है ना। क्यों पीड़ित करती है? क्योंकि प्रमाणित नहीं होती। हमने कोई गलती करी नहीं है ऐसा हम माने रहते हैं, और दुख आ रहा है जीने में, तो लगता है यार हमने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, फिर क्यों दुख आ रहा है ना। तो समीक्षा में पता लग जाता है कि दुख इसलिए आ रहा है ना, ऐसा। ठीक है ना, बताइए, ठीक है? कोई शंका हो तो बताइए। भैया, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम ध्यान को जोड़े तो पॉजिटिवली वो थोड़ी सी स्मृतियों को पीछे जाके देखना और अपने आप को इवैल्यूएट करना कि भाई यहाँ व्यवहार में मुझसे कमी हो गई, वो तो पहले फिर मुझे एक बात बताइए, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल रही हूँ भैया, जैसे नहीं, पहले राइट अंडरस्टैंडिंग शब्द बोला ना आपने। मैं पूछ रहा हूँ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कोई चीज होती है? नहीं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। तो समझ अगर रॉन्ग है तो वो भ्रम है। एग्जैक्टली है ना। या तो भ्रम है या समझ है। तो इसलिए सारी अंडरस्टैंडिंग राइट ही होती है, जिसको अपन, है ना, समझ बोल। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग वाला भैया जो समीक्षा होगा, जैसे एक मैं इसको पूरा कर लूँ मैं। आप कहो सही ज्ञान हो गलत ज्ञान, तो गलत ज्ञान तो कुछ होता नहीं, सही ज्ञान ही होता है। तो इसलिए ज्ञानी शब्द बोलते हैं, सही ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग जैसा कोई भी चीज़ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग होती। हम वस्तु की समझ होती, या वस्तु की समझ नहीं होती, है ना। वस्तु की समझ नहीं होना भ्रम है,
वस्तु की समझ होना, बस इतना ही होता। वस्तु की सही समझ होना क्या होता है? मेरा क्वेश्चन ही तो वही है उससे भैया। फिर उत्तर होगा कि वस्तु की गलत समझ में ये इसको मैं कुछ सोच के ही आपको इस पे ध्यान आकर्षण करा रहा हूं। अब पूछिए, आप बताइए। मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ भैया कि जब तक समीक्षा नहीं हो रही, जी। तो समीक्षा जब तक नहीं हो रही है तब तक आपको अपने एक्शंस को, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग को ही देखना पड़ेगा कि रॉन्ग अभी कहाँ हो रहा है। तो इसको मैं ध्यान के साथ ऐसे जोड़ रही थी कि ध्यान से पॉजिटिवली एटलीस्ट आपकी मेमोरीज पे भी ध्यान जाता है कि भाई एटलीस्ट मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता था पर ऐसा हो गया। हाँ। तो क्या उसको हम ऐसे पॉजिटिवली नहीं देख सकते देखिए, मेमोरीज को? और हाँ, मेमोरीज को आप देख के समीक्षा कर सकते हैं, बस इससे हाँ ज्यादा हाँ नहीं। हाँ, बस ऐसे पूछ रहे तो समीक्षा करना तो ध्यान नहीं है ना। हैं। हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो आंखें बंद करके उस पोस्चर में बैठ जाना, नहीं बट नहीं, हाँ, वो समीक्षा करना है। तो समीक्षा वर्तमान में ही होती है, समीक्षा वर्तमान में होती है। और समीक्षा का जो आधार है वो विगत की स्मृतियां ही है ना। हाँ बस। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान करना क्यों है? ध्यान करना क्यों है? जीने के लिए करना है। तो ध्यान न्याय पे करना है ना। क्योंकि न्यायपूर्वक जिया जा सकता है। न्यायपूर्वक कैसे जिएंगे? वर्तमान में आंख खोल के जिएंगे। आंख बंद के संबंध निर्वाह नहीं होता। हो सकता है कोई कमरे में बैठ के संबंध निर्वाह करे, कोई काम नहीं आता है तो हम कहेंगे कि हम अभी कमरे में ध्यान करके आते, उससे नहीं आएगा। करते हुए अभ्यास पूर्वक काम आएगा, है ना। व्यवहार भी अभ्यास पूर्वक आएगा। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत साल तक ध्यान में लगाया है तो मैं इसकी बहुत बारीकियों को समझता हूँ। 20-25 साल लगाया हमने इसमें। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला, वो भी निष्कर्ष तब निकल पाया जब बाबा जी के संपर्क सानिध्य में आए, नहीं तो निकलता नहीं। पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, 30-30 साल हो गए उनको, कुछ हाथ नहीं आए, कुछ मिलता ही नहीं। केवल लाल रंग दिख रहा, पीला नीला रंग दिख रहा है ना। ये रोशनी दिख रही, वो रोशनी दिख रही, इससे ज़्यादा कुछ हाथ आता नहीं। ये ध्वनि सुन ली, घंटा सुन लिया, कभी घंटी सुन ली, बस इतना ही। कभी बिजली चमक गई हो, बादल चमक गए, बादल गरज गए, यही सब अनुभव सारे जितने भी लोगों के ध्यान के अनुभव सुनो ना, ये जो हमने 1-2 सेंटेंस में आपको बोल दिया, इतना ही अनुभव है। अब इससे क्या जीना सीखेगा आदमी, बताइए। आपको ज्योति दिख जाए, चाहे कृष्ण भगवान दिख जाए, जैसा फोटो में दिखते हैं वैसे कृष्ण भगवान आपको ध्यान में दिख जाए, उससे कोई जीने में समझ नहीं आती। क्योंकि वो जो दिखता है ना वो होता नहीं है। जो फोटो के रूप में हमको, चित्र के रूप में जो दिखता है ना, देवी दिख जाए, हनुमान जी दिख जाए और कृष्ण जी दिख जाए, है ना, इंद्र दिख जाए, वो होता तो है नहीं। क्योंकि कृष्ण जो है वो रूप नहीं है ना, रूप से बहुत ज्यादा है। हमको सब दिख चुका है, साक्षात देवी दिख गई, कृष्ण दिख गए, हनुमान जी दिख गए, सब दिख गए। तो ध्यान की एक अवस्था में हमको देवी जी दिख गई, है ना, ऐसा देवी जी दिख गई, बिल्कुल साक्षात शेर पे बैठी हुई। शेर भी दिख गया, उसकी आंख भी हिल रही है, पूंछ भी हिल रही, देवी जी की आंखें भी दिख गई, सब पूरा दिख गया, ऐसा। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, दिख गया, उससे देवी भी समझ में नहीं आई। मान्यता दृढ़ हो गई कि कोई देवी होती है, बस इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं। हमको कृष्ण भी दिख गए, हमको हनुमान जी भी दिख गए ध्यान में, है ना। और फिर तुलसीदास जी की एक बात याद आई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। हमारी ही भावना चित्रित होके हमारे सामने प्रकट हो गई, है ना।
तो हमने एक चित्र गढ़ लिया। हमारा जो चित्त है ना, चित्त में चित्त निर्माण क्रिया होती है, तो जैसे जैसे घनीभूत होता जाता है वो चित्रित होके सामने आ जाता है, ऐसा रहता है। उसमें समझने की चीज़ नहीं है ना, कोई समझने की चीज़ नहीं। समझने की जो वस्तु है वो न्याय है, धर्म है, सत्य है ना, नियम है, विवेक है, विज्ञान है, ये समझने की चीज़ है। इसको समझने से जीना बनता है, और जीना वर्तमान में ही होता है। जीना वर्तमान में होता है, जीना भूतकाल में नहीं होता है, न जीना भविष्य में होता है। भविष्य में नहीं होता, जीना तो वर्तमान में होता है। और सारे ध्यान ये कहते हैं वर्तमान में जियो, और वर्तमान में जीने के विपरीत अभ्यास करा रहे हैं। अभ्यास किसका करा रहे हैं? या तो कोई मोक्ष होगा भविष्य में, उस पर ध्यान केंद्रित करना, या कोई चित्त में बहुत सारी विगत की स्मृतियाँ हैं उसका ध्यान कर। वो स्मृतियाँ कुछ धर्म शास्त्रों की स्मृतियाँ भी हो सकती हैं ना, उसमें जो सूचनाएं उसकी स्मृति हो सकती। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की के रूप की स्मृति हो सकती है ना, नाम की स्मृति हो सकती है। सांस देखना, संवेदनाएं देखना है, सांस को देखना या संवेदनाएं देखना। जैसे ही आप सांस देखते हो ना, अपने से कट जाते, आप सांस हो नहीं। यदि आप सांस हैं और सांस को देख रहे हैं तो वर्तमान में है। मैं भी आपको बताऊं कि जितनी एकाग्रता से अपराधी लोग कोई भी काम को करते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, टीचर लोग। आप बताओ, ध्यान करते हैं क्या? आप लोग तो शायद नहीं रहे होंगे अपराधियों के सानिध्य में, परिचय में। हम तो रहे उनके संपर्क। बाबा जी सर की पूजा बड़े ध्यानी लोग चारों तरफ रहते थे, एक तो साथ में ही थे, तो मेरे लिए तो रहस्य जैसा सब रहता था। मैं पूछी बाबा ध्यान होता क्या है, ये सब बोलते रहते हैं। कुछ बोले कुछ नहीं बेटा, जैसे तुम खाना बनाती हो। हाँ बनाते। कभी बिगाड़ती हो? नहीं बिगाड़ती। बोले जब तुम खाना बनाते रहती हो उस बीच घर में मेहमान आते हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, और भी बहुत सारा कुछ व्यवधान आता है, लेकिन तुम्हारा खाना नहीं बिगड़ता है। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान उधर था। तो ध्यान कोई आंख बंद करने की चीज़ नहीं होती है। ध्यान ये है कि आपने किस लक्ष्य के अर्थ में आप अपने को नियोजित किए हुए हो, वो ध्यान रहता है। तो भोजन बनाते समय पूरा ध्यान भोजन में रहता है, बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलते रहती हैं, वो सब भी करते रहते हैं। तो ये भी नहीं बिगड़ता, वो भी नहीं बिगड़ता, मतलब संबंध में भी ध्यान है, वहाँ पे भी ध्यान है, सब तरफ ध्यान बना हुआ है ना, तो कोई चीज़ बिगड़ती नहीं। जहाँ ध्यान नहीं रहता है वहाँ बिगड़ जाती है। तो कोई ध्यान ऐसे आसमान से टपकने वाली चीज़ थोड़ी है, केवल आप कितना जिम्मेदारी को तय करते हो और लक्ष्य को तय करते हो, उसके आधार पर चलता है। मेरे को तो ऐसे ही उन्होंने बताया और मैंने ऐसे ही समझा भी है ना। फिर भी और कोई ध्यान के विशेषज्ञ लोग हों, उनसे सलाह कर लेना। नहीं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन वो आदर्शवाद का आकर्षण जो, क्योंकि आदर्शवाद और भौतिकवाद का बार बार हम उसमें मतलब झूला झूलता रहता है। कभी ऐसे लगता है कि ध्यान करें, योग करें, और ऐसा मतलब, और क्योंकि आपने इतने साल उसमें गुजारे, तो एक बार कहीं पे प्रश्न भी मतलब निकला था शिविर में ही कि एक बार बाबा से मतलब ये चक्रों के बारे में जो पूछा गया कि हमारे शरीर में, तो उसका अगर आप थोड़ा कुछ बाबा जी ने। देखिए, जो शरीर में होते हैं वो जीवन में नहीं होते हैं ना। चक्र शरीर में होते हैं, जीवन में नहीं होते। शरीर में जो चक्र हैं वो मर्म स्थली हैं। मर्म स्थली समझते हैं ना? मर्म स्थली का मतलब है जहाँ पर स्पर्श करने से गुदगुदी होती, संवेदना होती है ना, उनको मर्म स्थली कहते हैं।
तो ऐसी शरीर के अंदर कुछ मर्म स्थली हैं, उन मर्म स्थलियों पे प्राणवायु का स्पर्श कराने से उसमें संवेदनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं। हम लोग अभी जितनी संवेदनाओं को पहचानते हैं उससे कई ज़्यादा गुनी संवेदनाएं जो हैं उन मर्म स्थलियों में प्राणवायु के स्पर्श से होती। तो ध्यानपूर्वक प्राणवायु पे नियंत्रण पाके उसको मर्म स्थली की ओर ले जाते हैं, वहाँ उसको स्पर्श कराते हैं ना, क्योंकि प्राणवायु जो है मन के इशारे पे चलती है ना, मन के इशारे से चलती ऐसा। तो प्राणवायु पे आयाम पाके नियंत्रण करके उसको मर्म स्थली पे स्पर्श कराते, उससे कुछ कुछ संवेदनाएं आती हैं, है ना, कुछ कुछ चित्र बनते हैं, कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ कुछ गंध आती हैं, ऐसा लाल नीला हरा पीला रंग दिखता है, सब ये सब होता है। उन सब की समीक्षा कर ली, उस सब से जीने में कोई सुधार नहीं आता। आप कितना भी अच्छा म्यूजिक खरीद के ले आओ, सुनते रहो आप, उससे जीने में सुधार आता नहीं है ना। भजन सुन लो, चाहे अनूप जलोटा को सुन लो, चाहे आशा भोसले को सुन लो, चाहे लता मंगेशकर को, सुनते रहो, उससे जीने में ठीक नहीं होता। जीने में ठीक हुए बिना तृप्ति आती नहीं। सुनते समय उसमें थोड़ी देर रस रहता है, थोड़ी देर के बाद वो बोर लगने लगता। आप कोई भी भजन भी सुने ना, आप एक ही भजन को 4 बार सुनिए, आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। 15 बार सुनिए, इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। हो सकता है कि 16वें बार आप जो है इरिटेट हो जाएं। जैसे कोई लोग गायत्री मंत्र या कोई मंत्र लगा लेते ना, वो म्यूजिक बजता रहता है उनके कमरे में, आप वहाँ बैठिए, इरिटेशन आता उससे, हारमोनी नहीं आती। प्रयोग करके देख लीजिए। प्रयोग करने में क्या, कई बार बाबा जी कहते थे करके देख लो भैया, या तो समझ के कर लो, समझ के करना नहीं बनता, करके देख लो। समझने में तो यही आता है कि नहीं, सप्रयोजन जो ध्वनियाँ हैं, है ना, वही ठीक है, निष्प्रयोजन ध्वनि का कोई मतलब नहीं। जैसे सब लोग ध्यान को लक्ष्य बना लें, पर्यावरण तो गया, और ध्यान करने वाले ना तो ध्यान में बैठ जाते हैं, बाकी जो सेवा करने वाले लोग हैं उनसे वो जीवित रहते हैं और अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, सेवा करने वालों को निष्ठ समझते हैं। जैसे ये हालत है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपका सिर गर्म हो और उसमें एक एक बूंद पानी गिराया जाए, आपको कैसा लगेगा? क्यों आएगा? ठंडा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा, एक एक बूंद गिर रहा है। लेकिन ये एक एक बूंद लगातार गिराते ही रहा जाए तो आपको पता है कि जो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट होता है ना, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट में यही करते हैं, मारते वारते नहीं, बस एक बूंद पानी सिर में ऊपर से टप टप गिरता रहता है। शुरू में तो लगता है कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़िया है, पानी गिर रहा बह रहा है। थोड़ी देर के बाद वो कष्ट बढ़ने लगता है, फिर इतना कष्ट हो जाता है आदमी चिल्लाने लगता है, और फिर वो कहता है ये टप टप, ये इसको बंद कर दो, मैं सब बता देता हूँ। ऐसा रहता। तो जो शुरू में अच्छा लगता है वो बाद में इतना भयानक हो जाता है। इसीलिए ना क्रिया से क्रिया तृप्त नहीं होती कभी, इसलिए व्यापकता को समझना हमारे लिए अनिवार्य स्थिति है। नहीं, डंडा भी मारने की जरूरत नहीं। एक ही पानी की बूंद से कंट्रोल में आ जाता सब। क्या है? किसकी?
सुनीता ने उत्तर दे दिया। शिव जी इसीलिए तो तांडव कर रहे हैं। देखिए वो तो पत्थर है ना, अगर उसमें भी गिरता रहे तो उसको भी छेद कर देगा वो, है ना। जहाँ पानी लगातार गिरता रहता है ना वहाँ पे छेद कर देता है। कड़ी से कड़े पत्थर को जो है कर देता है। आगे पढ़िए। हाँ। नियम, प्रक्रिया, लक्षण सहित साधार अनुमान अन्यथा निराधार अनुमान है। यानी अगर नियम के साथ, प्रक्रिया के साथ, है ना, और लक्षण के साथ साधार अनुमान होता, नहीं तो निराधार होता, है ना। ऐसा प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य की उपलब्धि प्रसिद्ध है। तो जो व्यापक वस्तु प्राप्त है उसकी अनुभूति है, और जो हम श्रम पूर्वक जो भी अर्जित करते हैं वो उपलब्धि है। प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है, इसलिए वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। ठीक, ये समझ में आता है। प्रकृति समुच्चय, जैसे सोलर सिस्टम है, प्रकृति समुच्चय के रूप में सोलर सिस्टम है, और उसमें पृथ्वी उसका एक अंश है। उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, हर ग्रह के उपग्रह हैं, ऐसा है ना। तो उसमें से पृथ्वी एक अंश है। तो पृथ्वी रूपी जो एक अंश है उसके ऊपर सारी जो विराट की क्रिया है ना, उसका संकेत ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखती नहीं दिखती। पृथ्वी पे जो भी ताप है, दाब है, जो भी हवा का बहना है, मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, ये पृथ्वी की क्रिया है या विराट के कारण से क्रिया है? नैसर्गिकता कहते हैं भैया, है? इसी को हम नैसर्गिकता कहते हैं। हाँ, जो भी आप नाम दें, नैसर्गिकता दें नाम, हम लोग इसी को व्यवस्था बोल रहे हैं, इसी को सहस्तित्व कह रहे हैं। क्योंकि हर इकाई विराट का एक अंश है, इसलिए विराट का संकेत ग्रहण करने की क्षमता उसमें रहती है ना। जैसे दूसरे तरीके से समझ लें, जैसे हम एक व्यक्ति हैं, तो पूरी मानव जाति में कहीं भी आतंक होता है, युद्ध होता है, हिंसा होती है, अपराध होता है, हमारे तक प्रभाव आता है। तो विराट का प्रभाव अंश पर आता है, मानव व्यक्ति के रूप में एक अंश है ना। अखंड समाज में मानव एक अंश है। तो कोई दूसरा भी गलती करता है, उसका भी संकेत ग्रहण जो है वो होने के लिए प्रवृत्त रहता है। प्रवृत्त नहीं भी हो सकता है, जैसे वो संकेत ग्रहण नहीं भी कर सकता आदमी के साथ, ऐसा है ना। वो कहे यार युद्ध हो चाहे कोई भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है ना, हम तो टीवी बंद कर देते हैं, रेडियो नहीं सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे नहीं, हमको नहीं पसंद है, ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा करके भी वो तृप्त नहीं होता, वो जानना ही चाहता है उसके चारों ओर क्या हो रहा है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त रहता है। ये जड़ इकाई में भी है और चेतन में भी है ना। ठीक है। प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। प्रकृति और सत्ता के आदि और अनंत की चर्चा विगत और आगत में है, जिसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है। गणना ऋण धन अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई है।
ठीक है, आगे पीछे। निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधर यानी योजनाबद्ध अनुमान नहीं है, यह प्रसिद्ध है। आकार, आयतन, धनोपाधि युक्त अनंत लोकों का आधार भी ब्रह्म ही है। सूत्र, छंद, वाक्य, शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का वर्णन है, साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी है। यहाँ मूल बात ये कह रहे हैं कि जो सूत्र है, छंद है, वाक्य है, शब्द है, इससे मात्र क्रिया का ही वर्णन है, ऐसा बोलना। और इसके बाद शब्द की यदि कोई उपयोगिता है तो वो उपदेश पूर्वक इंगित कराने के लिए, ज्ञानानुभूति को इंगित कराने के लिए, इतना ही है। ब्रह्म सहज वर्णन पारगामी, व्यापक और पारदर्शिता के रूप में है। यह केवल भास, आभास, बोध तथा अनुभव गम्य है। इसका बोध मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर आधारित है। ये भी ठीक है। प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है। सबको मूल प्रेरणा यह में ही प्राप्त है। प्रकृति सत्ता में संपृक्त है। ब्रह्म में प्रेरणा पाने, प्रदान करने के लिए संकल्प, विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है। नियंत्रण ही प्रेरणा है। व्यापक में ही प्रकृति नियंत्रित है। ब्रह्म से रिक्त, मुक्त क्रिया एवं स्थान नहीं है। ब्रह्म व्यापक और क्रिया सीमित है। अतः संपूर्ण क्रिया ब्रह्म में संपृक्त यानी आलिष्ट, संलिष्ट है। अश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट है। इसलिए प्रकृति ब्रह्म में नियंत्रित है। संपृक्तता ही नियंत्रण, नियंत्रण ही प्रेरणा व प्रेरणा ही ज्ञान है। ठीक। ब्रह्म में ज्ञानावस्था सहज जागृति में से के लिए गति है। अनियंत्रण में प्रेरणा नहीं है ना, तो प्रेरणा नियंत्रण में है और प्रेरणा ही ज्ञान है, ऐसा बोलो। ब्रह्म में ज्ञानावस्था सहज जागृति में से के लिए गति है। ज्ञान ही ब्रह्म, ब्रह्म ही व्यापक, व्यापक में हर इकाई नियंत्रित, नियंत्रण ही प्रेरणा, प्रेरणा ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य, नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही प्रेम, प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही जागृत जीवन, जागृत जीवन ही आनंद, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान है। ब्रह्म में ज्ञानावस्था सहज जागृति में से के लिए गति है। ज्ञान ही ब्रह्म, ब्रह्म ही व्यापक, व्यापक में हर इकाई नियंत्रित, नियंत्रण ही प्रेरणा, प्रेरणा ही नियम, न्याय, धर्म, सत्य, नियम, न्याय, धर्म, सत्य ही प्रेम, प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही जागृत जीवन, जागृत जीवन ही आनंद, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान है। लास्ट लाइन आई थिंक ऐसे है ना, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान है। ओके। है नियंत्रण मतलब निश्चित आचरण, निश्चित आचरण से ही प्रेरणा बनती है ना। अनिश्चित आचरण में क्या प्रेरणा है? क्या प्रश्न है? किसी को नहीं है? आगे बढ़ो भैया। ये व्यापक में हर इकाई नियंत्रित और नियंत्रण ही प्रेरणा, तो व्यापक में हर इकाई नियंत्रित है, मीन्स के व्यापक नियंत्रण नहीं करता है लेकिन उसमें रहते हुए हर इकाई नियंत्रित है।
फिर नियंत्रण ही प्रेरणा और प्रेरणा ही नियम न्याय धर्म सत्य। तो ये हमने जब देखा कि न्याय धर्म सत्य या विश्वास या जो आपने बताया कि एक व्यापक का ही स्वरूप है, ठीक है, तो यहाँ व्यापक से ये अलग है कि ये यही नियम न्याय धर्म सत्य है। यही है, वही है ना यहाँ नियंत्रण। पे थोड़ा अलग हो जाता है ना कि व्यापक में हर इकाई नियंत्रित है और नियंत्रण ही प्रेरणा है। तो नियंत्रित तो उधर है, ये लिखा ना है, प्रकृति नियंत्रित है और ये नियंत्रण है। प्रकृति नियंत्रित है और वो नियंत्रण है जो ज्ञान और वो जो भी है। व्यवहार का व्यवहार नियंत्रित कब होता है? समझ में हाँ। या न्याय में? तो न्याय और समझ जो है वो नियंत्रण है ना, व्यवहार क्रिया है इसलिए वो नियंत्रित है। लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा व ज्ञान है। प्रकृति मूलतः ब्रह्म में नियंत्रित व प्रेरित है। वह सदा 4 अवस्थाओं में अभ्युदयशील है। अब ये समझ में आ रहा है? यस। आ रहा है, ठीक है। मानव लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की इकाई अहर्निश करता आया है। मानव को आनंद सहज निरंतरता पद मुक्ति मानव को आनंद सहज निरंतरता पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है। यही दिव्य मानव पद है। अहर्निश यानी बिना है। हाँ, यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मानव को आनंद की जो निरंतरता है वही पद मुक्ति है। पद मुक्ति आगे पढ़। पद मुक्ति में ही आनंद, दिव्य मानव ही पद मुक्त है ना, उसी में आनंद परमानंद है। उससे पहले तक सुख शांति संतोष है। जागृति पूर्वक प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है। जड़ प्रकृति के आस्वादन से आनंद की निरंतरता नहीं है। श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। पूर्ण विश्राम ही सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाण है। क्रिया मात्र की वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होना एवं सत्य में अनुभव होना प्रसिद्ध है। ब्रह्म नित्य सत्य व्यापक अखंड ज्ञान एवं शाश्वत है। यह स्थूल सूक्ष्म कारण क्रिया और परिणाम से रहित देश कालातीत आनंद स्वरूप एवं पूर्ण है। तो ब्रह्म नित्य है, सत्य है, व्यापक है, अखंड है, ज्ञान है एवं शाश्वत है। जब इसको प्रकृति की सीमा में देखते हैं तो शाश्वत है। जब इसको वैसे नित्य है। फिर यह सूक्ष्म स्थूल कारण क्रिया और परिणाम से रहित है। इसमें ना कोई सूक्ष्म क्रिया है, ना स्थूल क्रिया, ना कारण क्रिया। परिणाम से रहित है। देश, इसका कोई देश नहीं है। देश तो किसी भी एक रचना का विस्तार होता है ना, कोई भी रचना का विस्तार ही उसका देश है। और कालातीत है,
हाँ जी, चलिए। शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म शब्द से शून्य भी इंगित है। प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है तथा उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव भी नहीं है। प्रकृति का उससे पृथक अस्तित्व नहीं है। तो शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। तो एक्चुअली परंपरा में ये कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है ना, ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, शब्द और उसकी गति ब्रह्म में समाहित है ना, इसलिए शब्द ब्रह्म नहीं है, तो शब्द क्रिया ही है। फिर ब्रह्म शब्द से शून्य भी इंगित है ना। क्या हुआ? परंपरा में ऐसा कहा गया कि शब्द ब्रह्म है ना, शब्द ब्रह्म है, ऐसा बोला गया। सुना नहीं सुना आपने? नहीं सुना, नहीं सुना तो कभी सुनने में आएगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शब्द है और उसकी गति है ना, क्योंकि शब्द है और उसमें गति है, यानी उस शब्द के रूप में क्रिया है। तो सभी क्रियाएं व्यापक में है, इसलिए शब्द रूपी क्रिया और शब्द की जो गति है वो भी ब्रह्म में ही है। वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म में है। ऐसा जैसे संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में है, वैसे ही शब्द और शब्द की गति ब्रह्म में है। फिर उसके आगे लिखा है कि जो ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म भी एक शब्द है ना, तो उससे शून्य भी इंगित होता है। ब्रह्म शब्द कहने का मतलब शून्य भी है, ऐसा। फिर ये भी कहा गया कि शून्य का मतलब क्रिया शून्य। शून्य शब्द का मतलब है जो क्रिया से क्रिया नहीं है, ऐसा। हाँ, हाँ। फिर वो एक क्रिया, फिर मतलब शब्द नष्ट होता है या ऐसा? कैसे होगा? शब्द की स्थिति बनी रहती। एक बार हाँ, ये मेरे को अभी सोच में आया। और इस नहीं, साइंस में नहीं अभी, क्योंकि बात हो रही थी इसलिए मेरे को ऐसा सोच में। और एक बार मैं ना कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में मैंने एक जैसे फाइल डिलीट की, तो फाइल डिलीट होने के बाद वो फाइल, मतलब मैं सोच रहा था कि ये कहाँ जाती है फिर। वो कोई स्पेस रोकती है क्या, मतलब बाइट्स में या उसमें, मतलब ऐसा भी एक बार मतलब ऐसे सोच रहा था। तो आप कंप्यूटर साइंस के टीचर? कंप्यूटर से तो नहीं अजय, है। इसीलिए आप कह रहे हैं स्पेस रोकती। वहाँ स्पेस कुछ होता ही नहीं है। हार्ड डिस्क के अंदर कोई स्पेस थोड़ी होता है। होता है मतलब नहीं, वहाँ ये दूसरा वाला वो गीगाबाइट टेराबाइट, वहाँ कोई स्पेस नहीं होता है, प्रोग्रामिंग होती है स्पेस की। तो यदि वो प्रोग्रामिंग 500 GB तक है तो 500 GB स्पेस है, 1000 GB तक प्रोग्रामिंग है तो 1000 GB, 1 MB तक है 1 MB स्पेस है, बस जहाँ तक प्रोग्रामिंग है। वहाँ कोई स्पेस नहीं होता। वो तो उस वक्त हाँ वो कंप्यूटर जो वाला लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो समझते वो होंगे। समझते होंगे। और ये शब्द वाला लेकिन हाँ। उसको समझाने के लिए मतलब भाषा तो वही बनेगी।
अभी स्पेस किसको कहते हैं? जैसे एक कमरे में जितनी, ये जो हॉल है इसमें जितनी खाली जगह है उसको स्पेस कहते हैं, ऐसे ही स्पेस है। लेकिन इसके बाहर भी खाली जगह है, वो भी स्पेस है। और ये स्पेस, बाहर का स्पेस और अंदर का स्पेस जो है वो टुकड़े में नहीं होता, टुकड़े में तो ये रचना होती है। तो स्पेस बढ़ता घटता नहीं। अब वहाँ तो स्पेस बढ़ रहा है ना। 200 GB की हार्ड डिस्क, 500 GB की, 1 टेराबाइट की है ना, 1 गीगाबाइट की है। आपको लग रहा है स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस थोड़ी बढ़ रहा है। ये भी हो सकता है 1 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क है वो आकार में छोटी हो ये भी हो सकता है, स्पेस में बड़ी हो। यानी स्पेस 1 टेराबाइट है और आकार उसका छोटा हो सकता है। और 100 मेगाबाइट की जो है ना, तो उसका स्पेस बड़ा हो सकता है। पहले की हार्ड डिस्क इतनी बड़ी बड़ी होती थी, वो घटाती जा रही दिन ब दिन, धीरे धीरे घटती जा रही है, स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो स्पेस से कोई संबंध नहीं है इसका। जैसे अभी इसको आप अपने में समझ लीजिए, तो जितनी चीज़ें आप समझते जाते हैं तो क्या जीवन में स्पेस बढ़ता जाता है? समझते ही जाते हैं, इतना सारा स्टोर होता जाता है। जीवन तो उतना ही रहता है, जितना है उतना ही रहता है। ये जो जीवन में भी जो मेमोरी है ना, वो प्रोग्रामिंग है बस, और कुछ नहीं। वहाँ कोई वस्तु रूप में कोई चीज़ नहीं रहती। नहीं तो मेमोरी अगर वस्तु रूप में रहती ना तो समस्या बढ़ जाती। बल्कि जो सार्थक स्मृतियाँ हैं वो वजन कम कर देती हैं जीवन में। निरर्थक स्मृतियाँ, निरर्थक स्मृति का मतलब होता है वस्तु जैसी नहीं है वैसी स्मृति में रखना। दूसरे अर्थों में कहें, झूठ को स्मृति में रखना। झूठ को स्मृति में रखना बहुत कठिन काम है नहीं है? क्योंकि जो जीवन है वो झूठ को स्वीकार नहीं करता और इसीलिए झूठ भूल जाता है। यदि झूठ नहीं भूले तो बहुत समस्या है ना। फिर इसके बाद कोई भी जीवन अपने को अप्रामाणिक नहीं बनाना चाहता, मतलब उसकी अप्रामाणिक पहचान बने ऐसा कोई जीवन नहीं चाहता। इसलिए उसके पास दो फिर तनाव आ जाते हैं। एक तो मैंने क्या झूठ बोला था और दूसरा किससे बोला था। एक तो दिक्कत ये हो रही है कि जीवन झूठ को स्मृति में स्वीकार नहीं करता है, तो इसलिए बार बार अभ्यास पूर्वक उसको स्मृति में रखना पड़ता है झूठ को। दूसरा संकट ये है कि मैंने जिससे बोला था वो भी याद रखना पड़ता है, क्योंकि सही तो हमने किसी से भी बोला हो तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पूछेगा है ना, तो आप यही कहेंगे मैंने यही कहा होगा, है ना। लेकिन यदि किसी से झूठ बोला है तो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये दोनों को स्वीकार नहीं करता जीवन, इसको स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए जो है डबल यानी कई गुना ज़्यादा दबाव पैदा होता है झूठ बोलने से। गुस्सा करने वाला आदमी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी पहचान बने कि हम गुस्सा करते हैं, ऐसा। झूठ बोलने वाला आदमी भी ये स्वीकार नहीं करता लोग उसको झूठा बोले, ऐसा स्वीकार नहीं रहता अंदर में। तो जो सही होता है उसका कोई बोझ नहीं है, जो गलत को, क्योंकि वो आरोपित स्मृति है, आरोपित स्मृति ही बोझ है, और यथार्थ स्मृति ही बोझ मुक्ति है, बंधन मुक्ति है ना, ऐसा। सम्मान बहुत, हम लोग को मानो जो है ना सम्मान का बहुत प्यासा होता है, क्योंकि एक बराबर मान होता है
और वो हम लोग भ्रमित अवस्था में कम ज़्यादा व्यक्त होते हैं, तो स्वीकार नहीं होता। तो बहुत लगे, बाबा बोलने लगे देखो तुम्हें तुम्हारी औकात से ज़्यादा बहुत सम्मान मिला हुआ है। कैसे? बोले तुम जैसा जितना भी सोचते हो एक दूसरे के बारे में, अपने आसपास जो लोग हैं उनके बारे में तुम जो सोचते हो, उनको यदि पता चल जाए तो तुम्हारा जो सम्मान मिला है तुमको वो भी नहीं रहेगा। इसलिए तुमको तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा मिला है। अपनी हैसियत पहचानो, अपने सम्मान को व्यवस्थित रखो, है ना। तो ये जो निरर्थक बातें हैं वही तकलीफ है, और कुछ नहीं। कैसे कैसे सोचते हैं हम लोग, और प्रस्तुत कैसा होता है। शब्द के बारे में ऐसा मीन्स मैंने सुना है, ऐसा पता नहीं प्रयोग हुआ है कि नहीं, कि भाई शब्द है वो अस्तित्व में रहते हैं। कई रिसर्च कर रहे हैं कि जो पुराने जो भी लोग शब्द बोले हैं तो उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सही होगा या जस्ट मुझे ऐसा जिज्ञासा हुई। रहते ही होंगे। हर क्रिया जो है निरंतरता के अर्थ में बनी रहती है, शब्द भी निरंतरता के अर्थ में बना रहता है। हम जो शब्द की उत्पत्ति हो सकती है, उसका लय भी हो सकता है, लेकिन शब्द समाप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जैसे कोई ध्वनि है, ध्वनि होती है, ध्वनि की उत्पत्ति है, ध्वनि का लय है, ऐसा है। लेकिन कोई भी इकाइयाँ ध्वनि मुक्त हो जाए ऐसा नहीं। जैसे कोई इकाई ताप मुक्त हो जाए, दाब मुक्त हो जाए, ध्वनि मुक्त, तरंग मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं है ना, प्रभाव के साथ ही रहती। हाँ, ध्वनि है ना वो, हम जो बोलते हैं वो ध्वनि है। ध्वनि स्पेस में रहती है, जैसे आप अभी अर्थ अस्तित्व में रहता है, हैं? अर्थ यानी वस्तु। जैसे हमने कहा बोतल, पानी की बोतल, ऐसा बोला है ना, तो ये जो पानी की बोतल है ये ध्वनि है, ये अस्तित्व में बनी रहेगी, बोतल थोड़ी जाएगी उसके साथ। समझ गए ना? नहीं समझे? हाँ, जैसे राजकोट के बाजार में ध्वनि है वो बनी हुई है, आपके कान की क्षमता नहीं है उसको सुनने की। पुरानी जो जैसे गांधी जी कुछ बोले होंगे, हाँ तो वो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, वो जो बोले हैं हाँ वो शब्द अभी भी स्पेस में कहीं होंगे और उसको ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा बोले। हाँ, तो वो आते हैं ना भैया। अब गांधी जी बोले उसको खोज पाते हैं कि नहीं? अब करोड़ों लोग बोले हैं, गांधी जी अकेले बोले ऐसा तो है नहीं। हाँ, बहुत लोग जो भी बोले हैं। असंख्य लोग हैं, सब बोल ही रहे हैं, सब ध्वनियाँ हाँ पैदा ही हो रही। हाँ, तो वो अब साइंटिस्ट, उसमें से गांधी की ध्वनि निकालना जो है ये वो बहुत डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट काम है, पर निकाला जा सकता है, ऐसा असंभव काम नहीं है, लेकिन कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है ना। तो लेकिन इसमें अगर ऐसा हो तो इतने सालों से ध्वनियाँ निकल रही है, इतना कोलाहल हो जाता। ऐसा नहीं है, जैसे जो एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट होकर के आवाज़ बनी और वो तरंगों के रूप में गई और वो विलय हो गई। जहाँ तक गई वहाँ तक रही, उसमें रहने का क्या काम है? जब वो एनर्जी तो जितनी होती है उतनी रहती है। वही मैंने कहा, उसकी उत्पत्ति है, उसका लय है, विलय है, लेकिन ध्वनि समाप्त हो जाती है ऐसा नहीं। यानी लय भी है, विलय भी है। है? जैसे मैंने न्याय बोला, तो मैंने जो ध्वनि करी वो कहीं जाके विलय हो जाएगी, लेकिन न्याय की ध्वनि बनी रहेगी, परंपरा में बनी रहती है। अभी गांधी जी को लोग बोल ही रहे हैं ना, वो पढ़ ही रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। आपने जो बोला वही शब्द इसमें रहता है। कैसे रहेगा भैया, क्या आम बात है। आपने एक पानी, ये पानी है बोतल में, इसको समुद्र में डाल दिया, अब हम कहें वही पानी निकाल के लाओ समुद्र में से जो इस बोतल में था, वो आपको पहले ही अपन ने व्यवहार दर्शन में पढ़ लिया है ना।
ज्ञानी लोग चिल्ली चिल्ली करके पढ़ते हैं। क्या वो बोलते हैं उसको, क्या वो शब्द क्या आया, मैं तो जैसे आपने लोहे में से एक परमाणु निकाला और उसको लोहे में डाल दिया, है ना, फिर हम कहेंगे वही वाला परमाणु खोज के लाइए जो आपने निकाला। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कोई एक परमाणु है जिसपे मैंने साइन कर दिया है वापस उसको लोहे में डाल दिया, हम कहें वही वाला लाओ लाओ जिसमें मेरा साइन है। तो ये तभी हो सकता है यदि परमाणु में साइन हो सकते हैं, तो है ना, क्योंकि आप परमाणु समुच्चय में से साइन को तलाश सकते हो, और अगर साइन नहीं है और परमाणु चला गया फिर कैसे निकालो, सब एक जैसे होते। समझ, तो वैसे ही हर इकाई ध्वनि के साथ होती है। ध्वनि क्या है, कंपन है ना, कंपन बना रहता है इसलिए ध्वनि बनी रहती। सारी ध्वनियाँ मिलके स्वर ध्वनि में विलय हो जाती। व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं, व्यंजन ध्वनियाँ विलय होती हैं तो स्वर ध्वनि में लय हो जाती। जैसे आप कोई व्यंजन ध्वनि करिए, कोई भी का खा गा खा जो भी एक शब्द बोलिए, कोई बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, एक कोई पहले शब्द बताओ, कौन सा बोलना है, बोलो। चा, बोलो चा, बोलो ना, बोलते रहो। चा चा, आ में चला, आ में खत्म हो गया, आ में विलय हो रहा। का बोलो, का, को बोलो, ओ में विलय हो गया। की, का कहाँ बचा है, की, ई में घर में ना एक ध्वनि हमेशा रहती, गीला टॉवल बिस्तर पे नहीं रखना। तो कल से ना गीला टॉवल बिस्तर पे रखना बंद कर दो, ध्वनि विलय हो जाएगी। यदि ध्वनि का विलय चाहते हो तो जो घर में इंगित किया जा रहा है उसको ध्यान दो, उस काम को करो, ध्वनि विलय। ठीक है, ये तरंग है। तो जितनी भी डिसऑर्डरली तरंगें होती हैं ना, उनमें भी इनहेरेंट ऑर्डर रहता है, और जब नहीं रहता है तो वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखिए, रेगिस्तान में आंधी आती है, आंधी चली जाती है तो रेत में क्या दिखता है, रेत में सिमेट्रिकल पैटर्न्स दिखते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न। यदि उसमें आंधी में हार्मोनी नहीं होती तो सिमेट्रिकल पैटर्न रेत में कैसे बन जाते हैं। नदी में पानी बहता है, कैसा भी बहता रहता है, तेज धीमा, लेकिन जब पानी खत्म होता है तो जो पत्थर होता है उसमें रिपल मार्क्स दिखते हैं, ऐसे रिपल मार्क्स सिमेट्रिकल पैटर्न्स हैं। इससे पता लगता है बहता हुआ पानी डिसऑर्डरली दिखता है, होता नहीं। हमको आंधी जो डिसऑर्डरली दिखती होती नहीं है ना। इन सभी में हार्मोनी रहती है, और यदि हार्मोनी टेम्परेरी नहीं रहती है तो अल्टीमेटली वो हार्मोनी में कन्वर्ट हो जाती है ना। उसी को मैंने बताया कि जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो सारी ध्वनियाँ जाके स्वर ध्वनियों में, जिसको नाद बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती। जैसे मान लो राजकोट में जो भी ध्वनियाँ हो रही हैं, इसको अगर हम 2000 फुट ऊपर जाके सुने तो ये सारी ध्वनियाँ जो है नाद के रूप में आ जाएंगे ना, स्वर ध्वनियों के रूप में सुनाई पड़ेगा जो भी। स्पेस में तो कोई ध्वनि होती नहीं है, ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रकृति में ही होती है, स्पेस में नहीं रहती ध्वनि। जैसे यदि मीडियम नहीं है तो ध्वनि नहीं होती, तो मीडियम चाहिए उसके लिए, इसलिए वातावरण में ही ध्वनि होती है। क्योंकि तरंगों को ग्रहण करने के लिए कुछ चाहिए, माध्यम चाहिए। वो माध्यम वायु हो सकता है ना, वायु होता है।
वायु नहीं हो तो ध्वनि नहीं होगी। ढूंढने तो ना क्या है, कुछ लोग ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। जैसे हिरण जो है अपने अंदर की वो क्या होती है कस्तूरी को खोजता रहता है जंगल में, ऐसे ही कुछ लोग ऐसी चीजें खोजते रहते हैं जिंदगी भर। आ गई चाय, चाय भी।